हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस। देखिए हमारा टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन है जो उसका वहाँ हम कर रहे हैं। हम जो सब टॉपिक्स हैं साइकोलॉजिकल मेथड्स कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल मेथड्स में जो है हमारा अभी है केस स्टडी मेथड चल रहा है। केस स्टडी मेथड और क्लिनिकल मेथड्स। केस स्टडी मेथड को क्लिनिकल मेथड भी बोलते हैं। जो ये मेथड था, इस मेथड को गैरिंग ने दिया था। और केस स्टडी मेथड आल्सो नोन एज क्लिनिकल मेथड और जॉन गैरिंग मेथड्स भी बोलते हैं। द केस स्टडी मेथड एरियाज कॉल्ड द क्लिनिकल मेथड। द क्लिनिकल मेथड इज यूज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी द antisocial behavior, emotional disturbances, specific learning difficulties, then backwardness in the school subject and the behavior difficulties are specific nature। बोलता है ये वो मेथड है जिसमें क्या होता है, हम किसी बंदा होता है एंटी सोशल बंदा होता है, जिसके बिहेवियर के जो अब नॉर्मल रहता है, थोड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती है उस बंदे को, स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है, डिफिकल्टीज या बैकवर्डनेस होती है इन स्कूल सब्जेक्ट में, एंड बिहेवियर डिफिकल्टीज आती हैं, उस मेथड को बोलते हैं केस स्टडी मेथड और क्लिनिकल मेथड। इस मेथड जो होता है बंदा जो होता है काज होता है किसी से एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन या माल एडजस्टमेंट, बंदा एडजस्ट नहीं कर सकता सोसाइटी के अंदर अपने आप को, उस मेथड को कहते हैं केस स्टडी मेथड। जो प्रॉब्लम को स्टडी करता है उसको कहते हैं केस स्टडी मेथड या क्लिनिकल मेथड। इस मेथड में प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है बंदे की, फिर उसके ऊपर पूरा वर्क किया जाता है, तो वो उसको स्टडी किया जाता है। तो फिर इट्स कंसर्न विद दोज पीपल हु आर बेड रिडन, उन बंदों को बोलते हैं बेड रिडन भी बोलते हैं। दी वर्ड क्लिनिकल मीन्स बेड। जो वर्ड क्लिनिक है इसका मतलब होता है बेड। नाउ द स्कोप इज वाइडर एंड इज कंसर्न एनी वन हु इज हैविंग प्रॉब्लम। The basic factor in this method are the diagnosis and the treatment of the individual. We shall not only tell the individual the case of the maladjustment, but we should also treat him and give him trustful suggestion that he can free very well। बोलते हैं उस बंदे को पूरा डायग्नोस किया जाता है, देन उसको सोल्यूशन बताया जाता है कि फिर जैसे उस प्रॉब्लम से अच्छे से तरीके से फ्री हो सके। देन इसके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप जो है डायग्नोस होता है, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। कि बंदे की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस किया जाए। डायग्नोस ऑफ द प्रॉब्लम में क्या कहते हैं, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, बंदे की फिजिकल के जो है स्ट्रक्चर उसकी पूरी स्टडी की जाती है, फिजिकली फिट फाइन है। देन उसकी जो केस स्टडी है, केस हिस्ट्री है, वो पूरी स्टडी की जाती है। पिछले बंदे को प्रॉब्लम कब हुई, बाय बर्थ है, कैसे हुआ, कहाँ से ट्रीटमेंट है, पूरी उसकी केस स्टडी की जाती है। फैमिली में किसी को तो नहीं थी, ये पूरी स्टडी की जाती है। देन वेरी साइकोलॉजिकल टेस्ट, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। देन क्लिनिकल इंटरव्यू, बंदे का क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, किस डॉक्टर के थ्रू चेकअप हुई, बंदे का इंटरव्यू ले जाता है, फैमिली का इंटरव्यू ले जाता है। देन सेकंड स्टेप आ गया ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इन्वायरमेंट चेंज, कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी होते हैं जिसके कारण बंदे के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसके लिए हमें इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है। चेंज ऑफ सिचुएशन, घर के माहौल ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस फैमिली कुछ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ परिवारों में लड़ाई झड़ाइयाँ या जॉइंट फैमिलीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो उन फैमिली सिचुएशंस को भी जो होता है चेंज देता है। चेंज द एटीट्यूड ऑफ द रिलेटेड इंडिविजुअल, जो कुछ बंदों का एटीट्यूड होता है, अब वो बंदा अगर आपके बिहेवियर आपके एटीट्यूड के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है, आप अपने बिहेवियर एटीट्यूड में क्या करें, चेंज लाएँ। प्रोविजन ऑफ प्ले वे एक्टिविटी और रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उस बंदे के साथ क्या करें, मिलकर मिलजुल कर रहें, प्ले वे एक्टिविटीज़ क्रिएट करें। द नेक्स्ट स्टेप है एटीट्यूड चेंज ऑफ द रिलेटेड इंडिविजुअल। अब जो बंदा है जो है उस बंदे को जो अगर जिसको प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उस बंदे को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर देना है कि हम उस बंदे को इग्नोर कर दें कि हाँ वाकई जी ये डिस्टर्ब पर्सन है, अब नॉर्मल है, तो इसके साथ हमें बातें नहीं करनी है। नहीं, उसका हमें उसके प्रति अपना बिहेवियर चेंज करना है। अब हमें तो मालूम है उसको क्या प्रॉब्लम, हमें उसकी केस स्टडी करनी है, तो हमें उसके प्रति क्या करना, अपना अच्छा बिहेवियर रखना है। जो फैमिली के बाकी मेम्बर्स हैं उसके साथ क्या करना, अच्छा बिहेवियर रखना है। देन इसमें नंबर 1 स्टेप आ गया हाइपोनिसिस, ऑटो सुजेशन, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थ्योरी होती है, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थ्योरी होती है, एंड साइको एनालिसिस होता है। अब साइको एनालिसिस क्या होता है, साइको एनालिसिस एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की फोकसेस ऑन ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर बाय रिकॉग्नाइजिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस का स्पेलिंग गलत ना हो, देख लीजिएगा। और हाइपोनिसिस को होता है इनविजिबल पर्सन, जो थर्ड पर्सन जो होता है ना, ये देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन नेट्स जो लिया, हाइपोनिसिस एंड ऑफ एन अनकॉन्शियस स्टेट वेयर समबॉडीज माइंड एंड एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन। वो बंदा होता है जिसका माइंड होता है ना, उसके एक्शंस दूसरे के अंडर कंट्रोल में होते हैं। ठीक है,
वो अपने खुद डिसीजन नहीं ले सकता, खुद कंट्रोल नहीं करता अपनी बॉडी के ऊपर, से कहते हैं हाइपोनेसिस कंडीशन। उसको दूसरा बंदा उसको नियंत्रित कर सकता है। तो अब ये देखिए मैं कुछ मेरिट्स हैं इसके। अब हर चीज़ जो होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, कुछ इसके मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। नंबर 1 जो मेरिट है, इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव स्टडी में होता है कि हमें जो कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में थॉरली डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, फिर जाके हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा। इस केस स्टडी मेथड में क्या होता है, इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है कि इंटेंसिव में डीप जाके थॉरली स्टडी करनी पड़ती है। Then no sampling studies a social unit in its entire complexity. It means there is no sampling in case study method. इसमें कोई सैम्पलिंग नहीं होती, हम कोई सैंपल लेके कलेक्ट करते हैं सैंपल 1-2-3% को, सिंगल पर्सन होता है अगर कोई है। कॉन्टिन्यूस एनालिसिस हमें बार बार उसमें एनालिसिस करते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, कंपैरिजन, इंक्रीज इन नॉलेज एंड जनरलाइजेशन ऑफ डाटा। जो डाटा हम जनरलाइज करेंगे फिर मेरिट्स हैं। देन कंप्रहेंसिव मेथड होता है ये, एंड लोकेट डेविएंट केसेस एंड फॉर्मिंग क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट, टाइम कंज्यूमिंग, वैरायटी ऑफ केस स्टडीज़ करने पड़ते हैं। ये देखो कुछ मेरिट्स हैं, 13 मेरिट्स हो गए जो लिखे हुए हैं। ये आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो आप मेरिट्स लिख के, तो पहले जो राइट पॉइंट्स लिखे हुए हैं मेन स्टेप्स ये सभी लिखते हैं, बाद में इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें। तो अब डिमेरिट्स में देखिए, नंबर 1 है लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव, नो क्लासिफिकेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, सब्जेक्टिव मेथड, नो इजी एंड सिंपल, BS कैन ऑकर। ठीक है, नो फिक्स लिमिट्स, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ तक थे इसके डिमेरिट्स। अगर आपको कुछ और मेरिट्स ऐड करने हैं तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा जो मेरिट्स लिखे थे ये देख लीजिएगा। ये भी इसी केस स्टडी मेथड के हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग 14 पॉइंट आ गया। डायग्नोस्टिक यूज, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। यहाँ तक थे कुछ मेरिट्स। और अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। और डिमेरिट्स भी कुछ और किसी और बुक, कोई और बुक मिली होगी, मैंने वहाँ से नोट कर दिए होंगे। लैक ऑफ एप्लीकेशंस, लेंथी मेथड होता है, कॉस्टली मेथड होता है, लैक ऑफ ट्रेन पर्सन्स की जरूरत होती है क्योंकि कमी होती है कि लैक ऑफ वेरिफिकेशन, लैक ऑफ वैलिडिटी एंड रेलिबिलिटी। ये आगे केस स्टडी के डिमेरिट्स। पहले भी कुछ मैंने 7-8 एक्सप्लेन किए हुए हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स। और मुझे कोई और शायद बुक मिली होगी जब लाइब्रेरी में, मैंने वहाँ से ऐड करके ये नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन कर दिया। आप ये भी देख लीजिएगा, मेरिट्स और डिमेरिट्स भी कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं। तो ये लास्ट जो पॉइंट है ना, लैक ऑफ वैलिडिटी एंड रेलिबिलिटी, यहाँ पे फॉर्म ऑल दी सोर्सेज मे और मे, यहाँ मे और मे पेज फोल्ड हुआ था, मैंने ये आपको बताना था। मे और मे, मैंने आगे मे लिख दिया था। नॉट बी ट्रू, सच मे इन्फॉर्मेशन के नॉट बी रैलिड अपॉन टू रीच सम डेफिनेट कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ तक था ये। तो ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। आगे हाइपोथेसिस का मीनिंग था। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये अच्छा लगता है, मेरा मटेरियल हैंड नोट्स हैं जो आपको शेयर कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।